मैं सुमन तिवारी जिला पंचायत उपाध्यक्ष रुद्रप्रयाग सभी प्रदेशवासियों को क्षेत्रवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो, सारा प्रदेश और क्षेत्रवासी सुखी रहे, खुशी रहे, आपके जीवन में खुशहाली बने रहे, आपका जीवन मंगलमय हो। बाबा केदारनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहे। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। वही हुई ना अपनी सरकार, है? नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। किच्चा पहुंचकर राहुल गांधी ने भरी चुनावी हुकार। उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद में किसानों को किया संबोधित, कांग्रेस के पक्ष में जुटाया समर्थन। हरिद्वार से बरामद हुई शराब के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा विकास नहीं विनाश करने पर तुली, सांप्रदायिक माहौल खराब करने का भी आरोप। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख हुई तय, करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए 8 मई को विधि विधान के साथ खुलेंगे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से और बात सबसे पहले चुनाव प्रचार प्रसार की। चुनाव प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी का किच्चा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला। वहीं राहुल गांधी ने उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया और किसानों को संबोधित किया। इस मौके पर मंच पर राहुल गांधी के साथ पूर्व सीएम हरीश रावत, प्रदेश चुनाव प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह समेत तमाम आला नेता मौजूद रहे। सिर्फ देश को भोजन नहीं देते हो, आप देश को रास्ता दिखाते हो और सालों से आप इस देश को रास्ता दिखा रहे हो। अंग्रेजों से लड़ाई बड़े बड़े उद्योगपतियों ने नहीं लड़ी थी, अंग्रेजों से लड़ाई हिंदुस्तान के किसानों ने और मजदूरों ने लड़ी थी। उसके बाद हरी क्रांति, कांग्रेस पार्टी, लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने हरी क्रांति दी, नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ पार्टनरशिप बना के। हरिद्वार के गौतम फार्म कॉलोनी में भारी मात्रा में शराब बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि ये शराब भाजपा नेता के घर से बरामद हुई है, जिसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा विकास नहीं विनाश करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि भाजपा सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने पर लगी हुई है। देखिए, भाजपा बौखलाहट में है और हार सुनिश्चित देखकर वो तमाम तरीके की हरकतें कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर अटैक भी कर रहे हैं, धनबल का प्रयोग कर रहे हैं, शराब का प्रयोग कर रहे हैं। आज देखो, हरिद्वार में मदन कौशिक जी के कट्टर समर्थक के पास उसके घर से शराब बरामद होना इस बात का द्योतक है। अगर प्रदेश अध्यक्ष के क्षेत्र में शराब पकड़ी जा रही भाजपा के कार्यकर्ता के घर में, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में शराब की नदियां बहाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही पार्टी समेत उम्मीदवार भी खुद प्रचार प्रसार के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। 2022 की बिसात में प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद से ही कई सीट में सियासी समीकरणों की तस्वीर जो है पूरी तरीके से बदल गई। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 2022 की बिसात के चुनावी रण में उतरे सियासी दल प्रचार में जी जान से जुटे हैं। 14 फरवरी को वोटिंग होगी, लिहाजा वक्त कम होने के साथ उम्मीदवार सर्द मौसम के बीच जनता के द्वार जाकर खुद के लिए वोट मांग रहे हैं। राज्य की विकासनगर विधानसभा सीट की सियासी तस्वीर देखें तो इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी के मैदान में उतरने से वोटों के ध्रुवीकरण के हालात भी बन रहे हैं। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस अपने वोट बैंक को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं।
उत्तराखंड के विकास नगर विधानसभा सीट की तस्वीर देखी जाए तो यहाँ कुल मतदाता 1,07,308 हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 55,643 है, जबकि महिला वोटर्स की संख्या 51,659 है। वहीं थर्ड जेंडर 6 हैं और 80 साल से अधिक उम्र वाले लोगों की तादाद 1,526 है। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को उठाकर देखा जाए तो 2002 और 2012 में कांग्रेस के नवप्रभात, 2007 और 2017 में भाजपा के मुन्ना सिंह चौहान और 2009 के उपचुनाव में भाजपा के कुलदीप कुमार इस सीट से जीते थे। इस बार 2022 के बिसात के लिए इस सीट से 10 उम्मीदवारों ने चुनावी ताल ठोकी है। भाजपा की तरफ से सिटिंग विधायक मुन्ना सिंह चौहान को उतारा गया है, तो कांग्रेस ने पूर्व विधायक नवप्रभात पर चुनावी कार्ड खेलकर उन्हें टिकट थमाया है। हालांकि विकासनगर सीट पर हमेशा वोटर्स राष्ट्रीय दलों पर भरोसा जताते आए हैं, लेकिन बीजेपी कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाने के लिए इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी की तरफ से इस सीट पर प्रवीण बंसल और निर्दलीय मैदान में उतरे गुरमेल सिंह राठौर भी सियासी मैदान में डटे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार भी मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस में होगा या अन्य दलों से खड़े हुए सियासी दलों के प्रत्याशी इस बार बाजी मार लेंगे। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। 2022 की बिसात में मसूरी विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो पहाड़ी इलाका होने के नाते यहां के चुनावी मुद्दे और चुनौतियां औरों से थोड़ी अलग है। 2022 की बिसात में इस बार मसूरी विधानसभा सीट पर भाजपा कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी को रोकने की एक बड़ी चुनौती है। चलिए इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि विधानसभा चुनाव के समीकरणों की क्या तस्वीर इस बार उभर कर सामने आ रही है। पहाड़ी इलाका होने के साथ साथ मसूरी विधानसभा सीट पर्यटन स्थल के तौर पर भी दुनिया भर में मशहूर है। 2022 की बिसात में मसूरी विधानसभा सीट पर इस बार सियासी दल खासकर कांग्रेस और भाजपा के लिए वोट बैंक में सेंधमारी को रोकना एक बड़ी चुनौती है। आबादी के लिहाज से मसूरी विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 1,31,816 है। इनमें महिला वोटर्स की संख्या 62,856 है, जबकि पुरुष मतदाता इस सीट पर 68,943 हैं। इसके साथ ही थर्ड जेंडर 17 और 80 साल के उम्र के लोगों की संख्या 3,022 है। मसूरी विधानसभा सीट का सियासी आंकलन किया जाए तो इस सीट पर पिछले 2 विधानसभा चुनाव में भाजपा का वर्चस्व रहा है। 2002 और 2007 के चुनाव में यहां कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसोला ने जीत का परचम लहराया, तो वहीं 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गणेश जोशी मसूरी सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। 2022 की बिसात में इस बार मसूरी विधानसभा सीट से भाजपा ने जहां सिटिंग विधायक गणेश जोशी पर ही भरोसा जताया है, तो कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर गोदावरी थापली चुनावी मैदान में है। इसके अलावा आप पार्टी से प्रेम किशन, उक्रांद से शकुंतला रावत, सपा से संजय मल और बसपा से अशोक पवार समेत निर्दलीय प्रत्याशी मनीष गुड़ियाल मैदान में हैं। देखा जाए तो मसूरी विधानसभा सीट पर सैन्य परिवार और गोरखा समुदाय का रुझान भाजपा की तरफ से माना जाता है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर गोदावरी थापली की भी गोरखा वोटर्स के बीच अच्छी पकड़ है। ऐसे में भाजपा कांग्रेस में मुकाबला रोमांचक होने की पूरी उम्मीद है, तो एक बड़ी चुनौती बड़े सियासी दलों के सामने वोट बैंक में सेंधमारी कैसे रोकी जाए, इसको लेकर भी रहेगी। टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के दिन नरेंद्रनगर राजदरबार में तय हो गई है। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के प्रतीक भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 8 मई को सुबह 6:15 पर श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। बता दें, राजपुरोहितों ने टिहरी नरेश महाराजा मनुजेंद्र शाह की कुंडली देखकर धाम के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा की है। भगवान बद्री विशाल के महाभिषेक के लिए स्थानीय सुहागिन महिलाएं 22 अप्रैल को राजदरबार में तिल का तेल निकालेंगी। उसके बाद गाड़ू घड़ा यात्रा को निकालकर डीमर पंचायत के लोग अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करेंगे। 7 फरवरी से प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल में क्लास 1 से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू हो जाएगी। कोरोना मरीजों में आई गिरावट के मद्देनजर सरकार ने ये फैसला लिया है। शुक्रवार को मुख्य सचिव एस.एस. संधू के आदेश के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूलों को लेकर एसओपी भी जारी कर दी है। अब तक सरकार ने केवल 10वीं और 12वीं तक की कक्षाओं को खोलने की अनुमति दी हुई थी। एसओपी के तहत स्कूलों में फिलहाल प्रार्थना सभा, बाल सभा, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक है। पूरे
स्कूल को सैनिटाइजेशन जरूरी कराना है और इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन भी कराने के लिए कहा गया है। वहीं अगर बात कोरोना महामारी की करें तो उत्तराखंड में जहां एक तरफ कोरोना मरीजों की संख्या का ग्राफ लगातार घट रहा है तो दूसरी तरफ प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बीते दिन अगर बात की जाए उत्तराखंड की तो 1183 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 15 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल प्रदेश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 20,715 हो गई है। वहीं उत्तराखंड कोविड वैक्सीनेशन की दूसरी डोज का लक्ष्य हासिल करने से कुछ ही कदम पीछे रह गया है। लक्ष्य की तुलना में अब तक 18 साल से ऊपर के 92.2% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। इसके साथ ही लगातार लोगों से कोविड नियमों का पालन करने की भी अपील की जा रही है। चुनाव से पहले प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार प्रसार में जी जान से जुटे नजर आ रहे हैं। भगवानपुर से कांग्रेस प्रत्याशी ममता राकेश डोर टू डोर प्रचार प्रसार कर रही हैं। कांग्रेस की रणनीति बताकर जनता से पार्टी के लिए समर्थन जुटा रही हैं। ममता राकेश का दावा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मुझे यहाँ पर बुलाया गया, हमारी मातृशक्ति के द्वारा सम्मान मेरा किया गया। कुछ उनकी समस्याएं भी थी जिनसे उन्होंने मुझे अवगत कराया और मैंने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि इन समस्याओं का निस्तारण हमारी सरकार आती है शीघ्र ही हम कराने का कार्य करें। 48 घंटे के बाद प्रदेश में मौसम साफ है, लेकिन पहाड़ों में हुई बर्फबारी से स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जहां ऊंचाई वाले इलाकों के कई रास्ते बंद हैं तो वहीं पानी और बिजली का संकट भी अब लोगों के सामने है। लोगों का कहना है कि रोजमर्रा की जो जरूरत है उसके लिए भी उन्हें परेशानियां उठानी पड़ रही है। उत्तराखंड में चुनाव के ऐन वक्त पहले तुष्टीकरण की राजनीति में भाजपा भी खुद उलझ गई है। असल में जनता के बीच जाकर बीजेपी विकास के काम गिनाने की बजाय हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर उतर आई है, तो उधर कांग्रेस ने भाजपा की लाठी लेकर उसी पर सियासी वार कर डाला। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट। खुद के फेर में ही उलझी भाजपा, तुष्टीकरण का हथियार भाजपा पर पड़ा भारी। मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर हो रहा खेल, चुनावी मुद्दों से भटके भाजपा कांग्रेस। मस्जिद की चौखट पर पहुंचे धन सिंह रावत, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। जी हां, उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव से चंद दिन पहले मंदिर मस्जिद को लेकर बोतल से बाहर निकले जिन पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। असल में 3 मुख्यमंत्री बदल चुकी भाजपा जनता के बीच जाकर विकास कार्यों को गिनाने की बजाय मंदिर मस्जिद का राग छेड़ बैठी है। लेकिन सियासी पासा अब पलट गया है। दरअसल मंदिर मस्जिद पर छिड़ी सियासी जंग के बीच सोशल मीडिया पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का मस्जिद में जाने को लेकर वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर अब कांग्रेस ने भाजपा को निशाने पर ले लिया है। भाजपा पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने धन सिंह के मस्जिद जाने पर बीजेपी से जवाब तलब किया है। मस्जिद में जाते हैं, उनको लोग देखते हैं, उनको पकड़ा जाता है, लेकिन उसमें भाजपा कुछ नहीं बोलती। हमारा साफ कहना है भाजपा को कि अगर वो इस तरह की बातें सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की जब बात करती है तो इसका जवाब भी देना चाहिए कि धन सिंह जी मस्जिद में क्यों गए थे, किस लिए गए थे, किससे मिलने गए थे, क्या काम उन्होंने किया था, क्या वो भी नमाज पढ़ने गए थे क्या? कांग्रेस के सवाल पर भाजपा ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें इस मामले का कोई संज्ञान नहीं। हालांकि धन सिंह रावत का राज्यसभा सांसद नरेश बंसल बचाव करते दिखाई दिए। देखिए, मस्जिद से बाहर निकलने का कौन सा वीडियो मैंने देखा नहीं है, और धन सिंह रावत जी संभवतः आप मंत्री जी के बारे में कह रहे होंगे। मंत्री प्रदेश में सबका होता है और सबकी कुशल क्षेम के लिए उसको इधर उधर जाना पड़ता है। जो भी नागरिक है उनकी कोई समस्या कहीं पर है तो इसको तुष्टीकरण की राजनीति से नहीं जोड़ा जा सकता। तुष्टीकरण की राजनीति वो है जो जुम्मे की नमाज की छुट्टी का सर्कुलर निकालते हैं और उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात करते हैं। कहावत है कि अपनी पर आए तो सही लेकिन कोई दूसरा करे तो गलत। कुछ ऐसा ही बीजेपी कांग्रेस में चल रहा है। जुमे की छुट्टी को लेकर हरदा को घेरने वाली भाजपा असल में धन सिंह रावत के मस्जिद जाने के वायरल वीडियो को लेकर अपने ही बिछाए सियासी जाल में फंस गई है। ऐसे में भाजपा के लिए ना तो उगलने और ना ही निगलने वाले हालात बन गए हैं। ऐसे में ये सवाल बड़ा हो जाता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पर तुले सियासी दल क्या जनता के बीच जाकर चुनावी जंग को इस तरह से जीत पाएंगे? टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट।
मंदिर और मस्जिद की राजनीति की अब उत्तराखंड में भी एंट्री हो चुकी है। सवाल ये है कि ये मंदिर और मस्जिद की राजनीति उत्तराखंड में आई क्यों और इससे फायदा किसको होगा। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में नाना करते आखिरकार मंदिर और मस्जिद की एंट्री हो ही गई। बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से ये मसला जितना मुफीद है, कांग्रेस के लिए इस मसले पर बैटिंग कर पाना उतना ही मुश्किल है। लेकिन सवाल ये नहीं कि इन चुनाव में मंदिर और मस्जिद की एंट्री हो गई, सवाल ये कि इन चुनाव में मंदिर और मस्जिद की एंट्री हुई क्यों। सवाल ये भी कि इन मुद्दों को तूल देने से फायदा किसका होगा। तो पहले जवाब इस बात का तलाशना होगा कि ये मसला आया क्यों। बीजेपी जिस विकास के डबल इंजन को पिछले 5 सालों में 3 बार ओवरहॉलिंग कर दिल्ली और देहरादून से लगाया कभी डोईवाला तो कभी खटीमा तक घुमाती रही, वही बीजेपी अब विकास उकास छोड़कर मंदिर और मस्जिद की तस्वीरें वायरल कर रही है। दरअसल बीजेपी की राजनीति की धुरी मंदिर और मस्जिद के बीच ही घूमती है। बीजेपी जानती है कि उसका हिंदुत्व वाला कार्ड अगर चल गया तो हरिद्वार की 11, देहरादून की 10 और उधम सिंह नगर की 9 सीटों पर तो ध्रुवीकरण को कोई रोक ही नहीं सकता। यानी 30 सीटों पर ध्रुवीकरण के बाद जो तस्वीर बीजेपी देख रही है उसमें उसे उत्तराखंड में सत्ता का रास्ता दिखाई दे रहा है। मौजूदा वक्त में बीजेपी के पास इनमें से 25 सीटें हैं। यानी बीजेपी के पास अपनी 25 सीटों को न सिर्फ बचाने की चुनौती है बल्कि बची हुई सीटों पर जीत का जुगत भी बैठानी है। अगर ये सीटें साथ ली तो समझ लीजिए कि चुनाव में जीत का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास योगी जैसा फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी चेहरा है जो खुलेआम गर्मी को ठंडा कर देने वाला बयान दे सकता है, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी के पास ऐसे चेहरों की कमी है। लिहाजा छुपते छुपाते संगठन स्तर पर ही सही हिंदू मुस्लिम की राजनीति को हवा देकर बीजेपी अपने नेताओं को हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग के लिए तैयार कर ही देती है। अब सवाल नंबर 2 कि इन मुद्दों को तूल देने से फायदा किसका होगा, तो इसका जवाब भी सुन लीजिए। मंदिर और मस्जिद की राजनीति में फायदे की राह निकालने की कोशिश कांग्रेस और बीजेपी दोनों की ही होती है। कांग्रेस के नेताओं पर जहां जुमे की छुट्टी करने और मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की प्लानिंग के बहाने तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है, तो वहीं बीजेपी के पास खुले तौर पर इस देश के बहुसंख्यकों के मन में अल्पसंख्यकों के प्रति खौफ और नफरत पैदा कर वोटों की राजनीति करने का आरोप लगता रहा है। तो जब मौजूदा वक्त में विकास के दावे करने वाली पार्टी अपने विपक्षी दल के नेता की मौलाना स्टाइल में फोटो एडिट कर वायरल करने लगे और जब विपक्षी दल ऐसे मसलों के काउंटर के लिए मस्जिद और दरगाह में जियारत के वीडियो वायरल करने लगे, तो समझिए कि वोट विकास उकास के मसले पर नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम की माला जपने से ही मिलते हैं। और जब बात हिंदू और मुस्लिम की ही करनी हो तो फिर विकास वोट के मसले पर कोई क्यों मांगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम टीवी, देहरादून। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार। किच्चा पहुंचकर राहुल गांधी ने भरी चुनावी हुंकार। उत्तराखंडी किसान स्वाभिमान संवाद में किसानों को किया संबोधित। कांग्रेस के पक्ष में जुटाया समर्थन। हरिद्वार से बरामद हुई शराब के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा भाजपा विकास नहीं विनाश करने पर तुली, सांप्रदायिक माहौल खराब करने का भी आरोप। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख हुई तय। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए 8 मई को विधि विधान के साथ खुलेंगे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। वही हुई ना अपनी सरकार, है? मैं सुमन तिवारी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष रुद्रप्रयाग, सभी प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपका जीवन मंगलमय हो, सारा प्रदेश और क्षेत्रवासी सुखी रहे, खुशी रहे, आपके जीवन में खुशहाली बने रहे, आपका जीवन मंगलमय हो। बाबा केदारनाथ की आप पर असीम कृपा बनी रहे।